तो नमस्कार साथियों, क्लास 10 साइंस के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये सेट आपके साइंस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप इस सेट को स्किप ना कर पूरे सेट का आंसर को आनंदमय तरीके से देखते रहिए। और आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करते जाइए। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना। आप अगर पूरे पढ़े हुए हैं तो, और आप पूरे नहीं पढ़े हुए हैं तो कम से कम इन पाँचों सेट को आप ज़रूर याद कर लीजिए। और लास्ट में एक VVI सेट भी ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो आपका 40 में 40 कोई नहीं रोक सकता है। बिहार बोर्ड कहीं से भी क्वेश्चन दे आपका तो भी नहीं रोक पाएगा। चलिए देर नहीं करते हुए हम सेट को स्टार्ट करते हैं। पूछ रहे पवन चक्की के चाल कितना होना चाहिए। तैयार किया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पहिल का है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पवन चक्की की चाल खाली याद रखिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 15 किलोमीटर रफ्तार होना चाहिए, तभी जाकर पवन चक्की जो पंखा है वो चलेगा। आप मूवी में देखे होंगे, बड़ा बड़ा घिनी टाइप का रहता है, आप देख भी सकते हैं। इस तरह का पवन चक्की होती है। धातुओं में धारा का वाहक कौन होते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त रही तभी ना वाहक हुई, एकदम मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कौन सा रंग खतरे का संकेत? तो खतरे का संकेत देख लो, लाल खून, खतरा, डेंजर, तो का हो गई लाल रंग। तो तरंगदार अधिक केकरा होला? तो लाले रंग के। तरंगदार भी केकर होला? लाले रंग का, मतलब दूर से भी दिखाई दी, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। टिंडल प्रभाव किसकी घटना है? टिंडल प्रभाव जो है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। किसका है? प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना, याद रखिएगा। हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध पाए जाते हैं। 3 अबंध के नाम पाया जाएगा। तो देखिए, इमेथिल है तो सिंगल बॉन्ड, एथेन है तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है। और ये है C3H4। ठीक है, C3 दोस्तों H4। ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है C3H4, तो इसमें आपका क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। देखिए कैसे, देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर दोस्तों CH3। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये C कितना है? 3 गो, और H कितना है दोस्तों? 4 गो है दोस्तों, C2। ठीक है ना, C2 हो जाएगा 2 2, कितना हो गया? 2 2 1 3 और 1 हाइड्रोजन 4। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया ट्रिपल बॉन्ड वाला। यहाँ पर एक कार्बन रहेगा। तो आप याद रखेंगे दोस्तों C3H4, मतलब इसको बोलते हैं प्रोपाइन। क्या बोलते हैं? प्रोपाइन। ठीक है ना। तो जिसमें प्रोपाइन, एल्काइन, ब्यूटाइन रहेगा, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं था हाइड्रोकार्बन। तो कौन है? ये ग्लूकोज जो है क्या हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा आप कि एल्कीन या एल्काइन को ऑड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n दोस्तों। क्या होता है? CnH2n होता है। तो मैं आपको उदाहरण से अगर समझाऊँ तो देखिए, एल्कीन का फार्मूला होता है, एल्कीन का CnH2n। अब कार्बन की संख्या मान के चलिए, देखिए इसमें कितना है? 2, और 2 दूना कितना है दोस्तों? 4, सिर्फ 2 से गुना करती हैं। तो यही क्या है? एल्कीन है दोस्तों। इसी को बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। का बोलते हैं? असंतृप्त। एल्केन को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। का बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। पीछे एक वीडियो में आपको बताए थे। अब देखिए दोस्तों, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? चालक का जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल भी, और दोस्तों चालक की प्रकृति पर भी, उपयुक्त सभी पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी पर। दोस्तों फार्मूला होता है ρ बराबर RA/L। आमीटर जो है परिपथ में किस में जोड़ता है? आमीटर जो है परिपथ में किससे जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में। अब वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में। वायरिंग के लिए किसमें विद्युत मने उदासीन और भू संपर्कित तारों का रंग कैसन कैसन होता है? ठीक है दोस्तों। तो लाल काला हरा होता है। कैसा होता है? लाल काला हरा। जी याद रखिएगा दोस्तों, RBG क्या दोस्तों? RBG ट्रिक में याद रखिएगा। रेड ब्लैक ग्रीन, रेड ब्लैक ग्रीन, रेड ब्लैक ग्रीन जो है ये आपका विद्युत मने तार रेड रहेगा, और उदासीन तार ब्लैक रहेगा, और भू संपर्कित तार ग्रीन रहेगा। मतलब जो मिट्टी के अंदर डालेंगे वो ग्रीन रहेगा, और उदासीन जो मतलब न्यूट्रल रहेगा वो क्या होगा? ब्लैक। न्यूट्रल जो रहेगा वो न्यूट्रल फेज है। ठीक है। अभी तो मैं मतलब जीवित तार वो क्या होता है? रेड है, जीवित है भाई साहब, एकदम डायरेक्ट रेड का रेड, एकदम तेजी में जाए करंट। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की जो दिशा है वो होती है तो दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है, नॉर्थ पोल से। देखो चुंबक का सिंबल होता है NS, नॉर्थ पोल से क्या दोस्तों? साउथ पोल के, मतलब उत्तरी ध्रुव से दोस्तों दक्षिण ध्रुव से क्या दोस्तों? उत्तरी ध्रुव की ओर।
दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चुंबक क्षेत्र क्या है, NS होता है दोस्तों, तो ये नॉर्थ होता है साउथ, नॉर्थ मतलब उत्तरी साउथ, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव है दोस्तों, ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए हुआ इसका। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र जो है विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित जो है कौन इससे करता है? तो ये आपसे पूछे जा रहे हैं कि नाभिकीय ऊर्जा करता है, कि स्थितिज ऊर्जा करता है, कि तापीय ऊर्जा करता है, कि सौर ऊर्जा करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका है स्थिति ऊर्जा करता है, ठीक है ना दोस्तों। जल क्या होता है, विराम में रहता है, और वो विराम जो है मोशन में बदल जाता है, उस पर उसको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, स्थिति ऊर्जा। अब है नरौरा जो है नाभिकीय संयंत्र जो है कहाँ है? नरौरा नाभिकीय संयंत्र कहाँ पे है? नरौरा नाभिकीय संयंत्र जो है वो कहाँ पे है? क्लियर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी दोस्तों तो आधा कर लीजिएगा दोस्तों, क्या करेंगे आधा, तो क्या होगा 20 सेंटीमीटर, क्या दोस्तों 20 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा तो आधा कर लेंगे फोकस दूरी निकालने के लिए, क्योंकि ए बराबर R/2 होता है, ए बराबर क्या आता है R/2, ए बराबर क्या आता है R/2, तो R मतलब रेडियस हो गया, तो आधा कर लिए, लेकिन फोकस दूरी दिया रहेगा, रेडियस पूछेगा तो क्या डबल कर लेंगे, ठीक है, 40 दिया रहता है 80 हो जाएगा। आवर्धन ऋणात्मक मान क्या होगा? तो ऋणात्मक रहेगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, कैसे बनेगा उल्टा, या वास्तविक और उल्टा। ऋणात्मक रहेगा तो उल्टा, धनात्मक रहेगा तो क्या हुई सीधा। यार ये है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए दोस्तों समतल दर्पण से बनता है, उत्तल से भी अतल से भी, इनमें सभी, ठीक है ना। समतल से आभासी 100%, उत्तल से भी 100%, और अवतल में एक कंडीशन, दो कंडीशन है, एक ध्रुव वाला और एक ध्रुव और फोकस के बीच वाला। अब देखिए पुतली के साइज को नियंत्रित गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? ये आपसे पूछे जा रहे हैं। पुतली के साइज का जो गहरा डायफ्राम होता है उसको आप क्या बोलते हैं? तो यार क्या दोस्तों परितारिका या आइरिस, यही लाइट को ऑब्जर्व करता है। ऊर्जा के सभी रूप के अनंत स्रोत किसे माना गया? अनंत स्रोत सूर्य है भाई साहब, खत्म ही नहीं होगा, ही खत्म है तो हम लोग भी खत्म, स्वाहा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो नाभिकीय ऊर्जा बनाता है यूरेनियम, क्या दोस्तों यूरेनियम आवश्यक है। सौर ऊर्जा के सिलिकॉन। प्रकाश तरंग होती है, प्रकाश तरंग क्या होती है? ये आपसे पूछा जा रहा है, यार रखिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। कौन होते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है प्रकाश, ठीक है, लाइट। या ऑप्शन अनुप्रस्थ रहेगा तो अनुप्रस्थ मानेंगे। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? बुझा हुआ चूना का फार्मूला जो है ये बहुत VVI है। बुझा हुआ चूना फॉर्मूला क्या होता है? तो CaOH का होल ट्वाइस, कहता है CaOH का होल ट्वाइस। अब बिना बुझा हुआ पूछेगा ना तो आप याद रखिएगा CaO, ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना, ठीक है, लिख लीजिए बिना बुझा हुआ चूना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना। अब इस तो चीनी का फार्मूला क्या होगा? तो चीनी का रखा C12H22O11 होता है। सुक्रोज का भी पूछेगा तो C12H22O11। माल्टोज का भी पूछेगा तो यही होगा, ठीक है ना, चीनी सुक्रोज माल्टोज। और एक और पूछेगा प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा पदार्थ कौन है? ये रखिएगा प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा पदार्थ, आप लिख भी लीजिएगा इस सब सवाल को। सैक्रिन होता है, क्या होता है? सैक्रिन। विद्युत फ्यूज काम करता है, विद्युत फ्यूज काम करता है, तो विद्युत फ्यूज आप याद रखिए उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। किस पे काम करता है? उष्मीय प्रभाव पर। करंट आएगा तो हीटिंग हो जाता है ना फ्यूजवा में, तो हीट होकर गल उल के टूट जाता है, ठीक है, तो उष्मीय प्रभाव हो गया। करंट आई, हीट हो जाएगा, टूट जाएगा, उष्मीय प्रभाव से आप लॉजिक से याद रखेंगे। अब है कि नरम लोहे को धारावाही कुंडली को गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनेगा? नरम लोहा करोड़ होगा तो उससे विद्युत चुम्बक बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? विद्युत चुम्बक, ठीक है। अब विद्युत चुम्बक में जब तक करंट है तब तक काम करेगा, और बाद काम नहीं करेगा, तो 25 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बी। अब आगे के सवालों को हम लोग देखते हैं। अब है हमारा प्रश्न कि विद्युत विभक्त वलय किसमें लगते हैं? तो विद्युत मोटर में, जनित्र में दोस्तों, किसमें? जनित्र में, ठीक है ना, विभक्त वलय लगा रहता है, ठीक है, सर्पिल वलय भी कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, ठीक है ना दोस्तों, व्यापारिक मात्रक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो व्यापारिक मात्रक दोस्तों है यूनिट। क्या है? यूनिट। यूनिट नहीं रहेगा तो किलोवाट घंटा, और किलोवाट घंटा नहीं रहेगा तो वोट, ठीक है। तो क्या दोस्तों? यूनिट। इसी में आप बिजली काउंट की जाती है। अति भारण के समय,
देखिए लघु पतन के समय धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। लघु पतन के समय जो है धारा का मान मैं आपको बताया पहले कि बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार इसमें भी अति भारण में भी क्या होता है, धारा का मान, दोनों कंडीशन धारा का मान बढ़ ही जाता है, याद रखिएगा। सोलर कुकर में कौन से दर्पण का आप उपयोग करते हैं? सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का। सोलर में अवतल की लाइट की किरण को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। एक माइक्रो, तो माइक्रो का मान होता है 10⁻6। एक माइक्रो का मान 10⁻6 एम्पियर है, तो एम्पियर लगेगा। अब मिली पूछी तो 10⁻3 मिली पूछी तो लिख लीजिएगा मिली का ऐसे, इसको माइक्रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, माइक्रो। एम रहेगा ये म्यू है, यू का जैसा, ठीक है ना। एम के जैसा नहीं तो एक मान है 10⁻3। पानी में भरे बाल्टी गहराई, अब देखिए पानी वाला गहराई वाला बात पूछेगा ना तो आपको क्या मारना, अपवर्तन। क्या मारना है, अपवर्तन। मुड़ा हुआ पूछेगा तो अपवर्तन, मछली नीचे रहेगा तो अपवर्तन। सोडियम क्लोराइड, सोडियम आपका एक कठोर जल मृदु बनाने में सोडियम की किस कंपाउंड का उपयोग करते हैं? ठीक है, मतलब कठोर जल जो है उसको आपको मृदु बनाना है, मतलब मीठा बनाना है। मृदु मतलब क्या है, मीठा। तो मीठा बनावे खातिर केकर उपयोग कर तो सोडियम कार्बोनेट। किसका दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप का नाम क्या, देखिए पहला अपरूप हीरा, दूसरा अपरूप ग्रेफाइट, तीसरा फुलेरिन है। क्या दोस्तों, फुलेरिन। तब रहेगा तीसरा अपरूप क्या है, फुलेरिन है। 2 अपरूपों के अलावा पूछा है तो अलावा तीसरा अपरूप फुलेरिन है, याद रखिएगा। फुलेरिन कार्बन क्या है, फुलेरिन कार्बन है। आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फुलेरिन अपरूप पूछेगा कौन कौन है, तो अगर रहेगा अपरूप पूछता कौन कौन है तो हीरा ग्रेफाइट फुलेरिन सभी हो जाता है, लेकिन तीसरा पूछा है तो फुलेरिन होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, भोजन का पचना जो है वो कौन सी अभिक्रिया है? तो यार क्या, भोजन पचना उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है दोस्तों। क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। वैश्विक ऊष्मन के लिए, वैश्विक ऊष्मन के लिए दोस्तों CO2 देता है, मतलब वैश्विक तापन के लिए भी CO2 और वैश्विक ऊष्मन का मतलब क्या होता है या तापन का मतलब क्या होता है कि जब वायुमंडल में CO3 की मात्रा बढ़ती है तो O2 की मात्रा, तापमान बढ़ जाता है, तो उसी को बोलते हैं वैश्विक ऊष्मन या तापन कहा जाता है, ठीक है ना। अब है लेड नाइट्रेट के प्रणाली में जब गर्म करते हैं तो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। अब ये जो धुआं जो है आपसे पूछा जा रहा है कि किसका होगा, ये धुआं जो है किसका होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। किसका होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और एक और बताया था, लेड नाइट्रेट को अब जब चून को आप गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में निकलता है। क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो जो धुआं होता है वो कौन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अकारक कौन है दोस्तों, अकारक कौन सा है? तो अकारक आपसे पूछ रहे हैं, तो अकारक कौन है, H2। कौन है दोस्तों, H2 है। और ऑक्सीकारक कौन है, तो H2S, ऑक्सीकारक। ये क्या है, ऑक्सीकारक, ठीक है, ऑक्सीकारक है, याद रखिएगा, ऑक्सीकारक। ये है अकारक। जठरस का पीएच मान, तो जठरस क्या था दोस्तों, ये अम्ल है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, आपको पता है। है तो उदासीन हो गया, है 14 है तो ज़्यादा क्षारीय होगा, सबसे हाईएस्ट, उसी तरह कम क्षारीय, तो ये क्या होगा 1.2 जठरस का, ठीक है ना, 1.2 हो गया। पीतल किसका उदाहरण है, पीतल। एक और HCl का पूछेगा तो एक, ठीक है ना। पीतल जो है किसका उदाहरण है, पीतल जो है 2 गो से मिल के बनता है, तो ये क्या होगा, मिश्र धातु होगा। क्या होगा दोस्तों, मिश्र धातु। कॉपर और जिंक का मिश्रण है। धातु पर वायु प्रभाव नहीं पड़ता है, किस धातु पर वायु का प्रभाव जो है नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें सोडियम पर पड़ता है, लोहा पर भी पड़ता है, तांबा पर पड़ता है। देखिए सोडियम तक आगे पकड़ा देगा, लोहा खराब हो जाता है, तांबा खराब होता है, लेकिन सोना खराब नहीं होता है, तो इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। पीएच मान, क्षार कह रहा है तो 7 से ज़्यादा होगा कि चाहिए, तो ये 7 से ज़्यादा कौन बा, देखा तो क्षार कही चाहे भस्म कही, 7 से ज़्यादा 13, ठीक है। चाहे एप्सन मिला ली है, देखा 7 से ज़्यादा 2 7 6, ठीक है। 7 से ज़्यादा कौन कौन है, तो ये 13 है दोस्तों, 7 से, तो बाकी सब कम है। वर्ग एक के तत्व क्या कराएंगे, तो वर्ग एक के तत्व जो है वो क्षार धातु कहलाती है, ठीक है ना। क्षार धातु, दू के क्षार मृदा धातु, दू के क्षार मृदा धातु कहला। अधातु के ऑक्साइड तो अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होता है दोस्तों, अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। अधातु पूछी न तो यार रखिए, धातु कही तो यार रखिए, धातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होला, काला क्षारीय। बक्साइड किस धातु का है, तो बक्साइड जो है एल्युमिनियम का। एक और पूछ सकता है कि बक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो Al2O3 × 2H2, ठीक है ना दोस्तों। ये आप जो भी मैं लिख रहा हूँ उसे भी नोट करते जाएंगे, ठीक है ना। बक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 × 2H2। अब है दोस्तों,
कि इथेनॉल जो है सोडियम से अभिक्रिया कर कर कौन सा गैस बनाता है। इथेनॉल जो है सोडियम से अभिक्रिया जब करेगा तो वो कौन सा गैस निकालेगा दोस्तों। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए C2H5OH, और इसका सोडियम से रिएक्शन करेगा तो इसमें क्या हाइड्रोजन है दोस्तों, तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, जाहिर सी बात है। अब देखिए सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र, सोडियम जो है जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम जिंकेट, तो दोस्तों सोडियम जिंकेट, ठीक है ना, तो Na2Zn होता है, ठीक है ना। डी। अक्रिय तत्व कौन सा दोस्तों, मैंने अक्रिय तत्व बार बार आया हीलियम दोस्तों, ठीक है ना, ये बहुत फेमस सवाल है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, अम्ल दोस्तों, देखिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका पूछ रहे थे, एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। गम सल्फ्यूरिक अम्ल है दोस्तों, ये बैटरी अम्ल, ये पाया जाता है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना, इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस हिंदी में कहते हैं। सहसंयोजक ये किस में है, तो देखिए दोस्तों ये प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये आयनिक यौगिक हो गया। तो सबसे क्या होगा, मेथेन, एथेन, CH4 C2H सब सहसंयोजक है टोटल। इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। मानव वृद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है, हमने पूछा ना, मानव वृद्धि और चतुराई पूछी तो सेरिब्रम। अब पूछी ना कि ताप की नियंत्रित कौन कर ला, ठीक है ना, तो वो है हाइपोथैलेमस। क्या दोस्तों, हाइपोथैलेमस। इसी यही प्यार और घृणा वाला बात है जो आप लोग वीडियो देखे होंगे। हमारे साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो कर लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आप करिएगा नहीं, छोड़िए, गाइड से करने का ये फलाना दिन करना। बस वीडियो को देखते रहिए, ओनली फॉर देखते रहिए, आपको याद होते जाएंगे। देखिए किशोरावस्था में बोल रहे ना, किशोरावस्था में परिवर्तन जब होला ओकरा का कहल जाला, किशोरावस्था में जो परिवर्तन होगा उसे क्या होता है, किशोरावस्था में जो परिवर्तन था उसे क्या होता है, क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्यूबर्टी कहा जाता है। इसमें अनेकों प्रकार की चेंजिंग आती है प्यूबर्टी का मतलब, ठीक है। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख कौन सा अंग है, कीटों का जो पंख है और जो चमगादड़ का जो पंख है वो किसका उदाहरण है, तो यार क्या, समजात अंग का। फिर हाथ, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ये भी क्या है, समजात अंग का। नेफ्रॉन दोस्तों वृक्क की इकाई है, नेफ्रॉन क्या है, वृक्क की इकाई, आपको बताया मैंने। और उत्सर्जी अंग कौन है, तो वृक्क है। ईस्ट में जनन पाया जाता है, ईस्ट में जो है वो जनन जो है वो कैसा पाया जाता है, तो यार क्या, मुकुलन द्वारा। क्या होता है, मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में, ठीक है ना। और हाइड्रा में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, ये आपसे पूछा रहा है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, किडनी में दोस्तों, कहाँ होता है, किडनी में होता है, ठीक है ना, यूरिया और अमोनिया दोनों का। अब है क्या कि शरीर के लिए आवश्यक क्या है, विटामिन है दोस्तों, पोषक तत्व है, खनिज है, सभी है। तो हमारे शरीर के लिए खनिज भी चाहिए, पोषक भी, सभी भी, यानी क्या होगा दोस्तों, सभी चाहिए। ऑक्सीजन का वाहक कौन सा है, तो आरबीसी। क्या है दोस्तों, आरबीसी होता है, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल, ठीक है ना, आरबीसी होता है। इसका जीवन काल कितना था, 120 दिन। अब देखिए घटपर्णी यानी कि पाइथर प्लांट जो है एक उदाहरण कैसा है, ठीक, घटपर्णी, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है दोस्तों, ठीक है। घटपर्णी जो है वो आप ये देखिए एक कीटभक्षी पादप है, मतलब ये कीटों को खाता है, एक ऐसा पादप है ये। तापमान, वर्षा और पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं, तो पूछ रहा है ना कि तापमान जो है तो ये भौतिक कारक हो जाते हैं, कैसे कारक होते हैं, भौतिक, तापमान, टेम्परेचर, ये जो है ये सब भौतिक कारक हो जाते हैं। बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो बीमारी जो है पूछ रहा है कि श्वसन से कौन सा संबंधित है, ठीक है। तो श्वसन संबंधी बीमारी आ रही है निमोनिया। क्या दोस्तों, निमोनिया जो बीमारी है श्वसन संबंधित है। अब देखिए संवहन ऊतक कौन सा है, संवहन ऊतक जो है वो कौन सा है, तो दोस्तों संवहन ऊतक जाइलम भी होता है, फ्लोएम भी होता है, तो जाइलम और फ्लोएम, यानी कि बी और क्या होगा दोस्तों, सी हो जाएगा, आंसर नंबर डी। अब जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल जो है दोस्तों वो कौन सा है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल जो है वो कौन सा है। तो आप याद रखेंगे जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है, तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कोई बताएंगे विद्यार्थी, तो इसका याद रखिएगा दोस्तों कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल जो है वन होता है। क्या होता है, वन।
विशिष्ट तल मतलब हॉट स्पॉट बोलते हैं जैव विविधता मतलब, ठीक है ना। तो वन अनेकों प्रकार के उसमें विविधता पाई जाती है, अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, याद रखिएगा। पेड़ पौधे अनेकों प्रकार पाए जाते हैं, उसी विविधता कहते हैं, ठीक है ना। फसल क्षेत्र में होता है लेकिन कम होता है, समुद्र तट में भी कम होता है, अनेकों प्रकार के समुद्र नहीं पाई जाती है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होते हैं कोशिका विभाजन के लिए। कोशिका विभाजन देखिए तो कहीं पे है, परोह अग्रभाग लंबाई वृद्धि के लिए, तनु वृद्धि के लिए, पादप के की ओर मोड़ने के लिए। तो ये दोस्तों इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। 65 का डी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर और स्थिति संतुलन का अनुरक्षण करता है? शरीर के अनुरक्षण का स्थिति का करता है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये है अनुमस्तिष्क। क्या है दोस्तों? अनुमस्तिष्क। अग्रमस्तिष्क को अनुमस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है ना। अग्रमस्तिष्क को ये शरीर की स्थिति को संतुलन करता है, उसमें सेरिबेलम पार्ट पाता है। अग्रमस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरिबेलम, सेरिबेलम। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक तो NH2CO NH2 होता है दोस्तों, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं यूरिया। एक और कौन निर्माण किए थे? ओहलर। पीछे की वीडियो में बताया ओहलर, ठीक है ना। प्राकृतिक में ऑक्सीजन संतुलन कैसे बनता है? तो प्राकृतिक में जो ऑक्सीजन संतुलन है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनता है। ओजोन में कितने अणु होता है? देखिए ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, ठीक है ना। और तो O3 होता है, कितने ऑक्सीजन परमाणु होंगे? 3 होंगे, ठीक है ना। और ये समताप मंडल में पाया जाता है। अब आगे सवाल है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन कमी से दोस्तों याद रखिए एनीमिया रोग होता है। कौन होता है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है, याद रखिएगा। अब है क्या, रेजिन और गोंद कहाँ संचित होते हैं? तो रेजिन और गोंद जो है दोस्तों, रेजिन और जो गोंद है वो पुराने जाइलम में, किसमें? पुराने जाइलम में संचित होता है रेजिन और गोंद। और टैनिन जो है वृक्ष के छाल में। टैनिन जो है कहाँ होता है? टैनिन, याद रखिएगा। टैनिन आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। टैनिन जो है वृक्ष के छाल में पाया जाता है, ठीक है। हृदय के विषम शीतलन क्या कहलाएगा? शिथिलन। शिथिलन क्या कहलाता है? शिथिलन जो है वो क्या कहलाता है? शिथिलन। तो दोस्तों शीतलनवा जानते हैं क्या कहलाता है? वो डायस्टोल। क्या कहलाता है? डायस्टोल कहलाता है, ठीक है ना। डायस्टोल शीतलन। अनुशीतलन क्या कहता है? तो सिस्टोल कहलाता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन जो है यह एक एक्साइटमेंट वाला हार्मोन है, ठीक है ना। तो जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है यह ब्रीसन पाया जाता है। किसमें दोस्तों? ब्रीसन। ब्रीसन क्या है? एक नर भाग है, ये भी याद रखिए। ब्रीसन क्या है दोस्तों? नर भाग है। और अंडाशय एक मादा भाग है, ठीक है ना। इसमें एंड्रोजन स्राव होता है अंडाशय में। हमारे शरीर में जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करती है? जैविक कार्य का हमारे शरीर में नियंत्रण जो है वो कौन करता है? तो तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा। तंत्रिका कोशिका भी, रसायन भी, दोनों करते हैं। पतियों का मुरझाना जो है किसका? मुरझाई तो जिब्रेलिन। मुरझाई तो कौन जी? जिब्रेलिन। सॉरी जिब्रेलिन क्या जी? एब्सिसिक एसिड, यह मुरझा देता है। एब्सिसिक एसिड कौन जी? एब्सिसिक एसिड। डी नंबर। पादप में फ्लोएम। फ्लोएम जो है ना देखिए जल वाला, ज से जल वाला रही, ठीक है। तो जल वाला तो होइल ना, ठीक है। तो ये क्या भोजन श्रवण करता है? दुए को, एगो जल एगो भोजन, एगो जल एगो भोजन। तो फ्लोएम जो है भोजन के लिए और जो जाइलम है वो जल के लिए। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक एडल्ट में 32 को। एडल्ट में दोस्तों 32 होता है। युग्म, नर युग्मक जो है हमने बताया, नर युग्मक क्या है? शुक्राणु, ठीक है ना। शुक्राणु निर्माण वृषण में होता है। जिब्रेलिन क्या है? तो एक हार्मोन है, पादप हार्मोन है दोस्तों। क्या है? पादप हार्मोन है। तो जिब्रेलिन क्या है दोस्तों? एक पादप हार्मोन है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सेट नंबर 3 भी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे को इस वीडियो का लाभ हो सके। और दोस्तों आप मेरे साथ याद करेंगे तो आपको शायद याद हो जाएगा दोस्तों। और आपके साइंस में भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। आप एक बार 24 घंटा में बस एक बार टाइम निकाल कर वीडियो को 14 तारीख से पहले आप देख लीजिए। और मैथ को आप कम से कम, अगर आपको 4 से ज़्यादा नंबर लाना है तो आप कम से कम मैथ को भी प्रैक्टिस जो है अपने टीचर के द्वारा या आप ऑनलाइन कैसे भी आप उसे जारी रखिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। और कमज़ोर छात्रों के लिए एक मैथ का मैट्रिक जो है ज़रूर लाएंगे कि वो जो है मार्क्स को कैसे कैसे 50-60 नंबर थोड़ा सा ये 7-8 दिन में ही कैसे ला सकते हैं। ये जो वीडियो है आपको बुधवार को डलेगी। बुधवार को शाम को डलेगी। आज सुबह हो गया तो सुबह को नहीं डालेंगे, शाम को डाल देंगे।